microcontroller. ठीक है, टू इनिशिएट या बूट अप या टर्न ऑन द माइक्रोकंट्रोलर, जिसको कहते हैं विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बूट हो रही होती है, जो आपके लैपटॉप में फॉर एग्जांपल इट विल टेक अ व्हाइल राइट टू बूट अप योर विंडोज. तो इसी तरह माइक्रोकंट्रोलर को जब ऑन करते हैं तो इट विल कॉन्फ़िगर टू इट्स डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग विल बी सेटल अप, और उसमें जितने भी सारे आईओ पिन्स हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है राइट. सो सेगमेंट 0 and segment 1 is consist of GPR and SFR respectively, and both segments is called an access bank, and size of the access bank is basically a 256 byte, and हर बैंक का साइज 256 बाइट होता है राइट. तो इट मींस कि आपके पास जो मेमोरी स्पेस अवेलेबल था ये वाला, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दिस साइज ऑफ मेमोरी स्पेस विच इज 4096 बाइट्स. ठीक है, 4096 बाइट आपके पास ओवरऑल मेमोरी स्पेस अवेलेबल है इनसाइड योर रैम. ठीक है, अगर आप 4096 बाइट को रैशनलाइज करेंगे 256 से, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ बैंक्स. ठीक है, मतलब यानी आपने इसको नंबर ऑफ बैंक में सब डिवाइड कर दिया है. ठीक है, so you eventually you will get 16 number of banks from 0 to 15. तो इसका मतलब ये है कि टोटल 16 नंबर ऑफ बैंक पॉसिबल है आपके इस आईसी इस रैम साइज पे. ठीक है, तो हर रैम के अंदर अगेन मैं बताया कि सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, हर सेगमेंट कंसिस्ट होता है 128 बाइट का, और हर दो सेगमेंट्स को मिलाकर एक बैंक क्रिएट किया जाता है. ठीक है, जिसमें से आपके पास अगर एक सेगमेंट जीपीआर का हो और दूसरा सेगमेंट एसएफआर का हो, तो दैट विल मेक अ एक्सेस बैंक. द टास्क ऑफ एक्सेस बैंक इज टू बूट अप और जो इनिशिएट योर माई कंट्रोलर फ्रॉम वेरी वेरी डिफॉल्ट पोजीशन. ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक्सेस बैंक यूज करते हैं. ठीक है, तो ये एक्सेस बैंक की डिटेल है. एक जीपीआर की मेमोरी है थोड़ी सी, एक जो सेगमेंट जीपीआर का है, other segment is SFR, and they together they work for the access bank category, right? तो ये जस्ट सिंपल से डिटेल आप लोगों को बताना था जो कि मेमोरी के अंदर एलोकेशन हो ही होती है. Now further we go into SFR details as well. ठीक है, तो SFR के अंदर जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जो कि हमने देखा था, अगर हम इसको दोबारा से रिकॉल करें इन दिस फिगर, so it is very clear that SFR is here. ठीक है, जो कि F80 हेक्साडेसिमल से स्टार्ट होता है and it's end up at triple F hexadecimal, right? It means कि SFR की जो रेंज है it is the bottom or the end of your RAM. ठीक है, यानी कि एंड में है आपके पास इस आईसी के लिए स्पेसिफिकली, तो ये एंड में आपके पास SFR की पोजीशन अवेलेबल है. ठीक है, तो SFR के अंदर हो फर्दर जो कैटेगरी बनी हुई होती है, सो उसको हम डिटेल में देखने लगे कि सबसे पहले तो F80 हेक्साडेसिमल से लेकर आपके पास जो मेमोरी स्पेस है उसकी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है ट्रिपल एफ हेक्साडेसिमल तक. ठीक है, तो इनिशियली F80 हेक्साडेसिमल में आपके पास जो 8 बिट, ऑल सेगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 8 बिट रजिस्टर, राइट. तो हर रजिस्टर 8 बिट का होता है. ठीक है, हर जो सेगमेंट है वो 1 बिट का है, और हर सेगमेंट में बेसिकली आपके पास डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी है. फॉर एग्जांपल जो आपके पास F80 हेक्साडेसिमल एड्रेस है उस पे जो आपके पास डेटा स्टोर होगा वो पोर्ट ए का डेटा होगा. मतलब पोर्ट ए से जो इनपुट या आउटपुट आपने होल्ड करना है या आपने रिसीव किया है वो आपके पास जो है पोर्ट ए का डेटा आपके पास F80 हेक्साडेसिमल से रजिस्टर पे स्टोर हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह आपके पास पोर्ट बी का जो डेटा है वो F81 हेक्साडेसिमल पे स्टोर होगा, पोर्ट सी का 82 पे, पोर्ट डी का 83 पे एंड पोर्ट ई का 84 पे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्लॉट डिफरेंट स्लॉट अवेलेबल है फॉर डिफरेंट आईओ आईओ के जो आपके पास पोर्ट्स है. ठीक है, लेट्स सपोज आपके पोर्ट ए है तो यू विल कॉन्फ़िगर F80 हेक्स. ठीक है, पोर्ट बी है तो आप F81 हेक्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि पोर्ट की डिक्लेरेशन आपके पास जो है, पोर्ट की जो डेटा है उसकी प्रोसेसिंग के लिए आपके पास जो स्पेस एलोकेशन है रैम में वो F80 से लेकर F84 हेक्साडेसिमल तक अवेलेबल है, राइट. सिमिलरली वी हैव सम लैचेस इन द रैम. सो तो ये रैम के अंदर जितनी भी स्पेशल पर्पस टास्क परफॉर्म करने के फंक्शंस हैं
उसके बारे में आप डिटेल जो है इस लिस्ट में मिल चुका होगा, ठीक है। तो वी गोना सी इनटू वन बाय वन कि क्या इसमें कौन से स्पेशल टास्क है। तो ये लैचेस हैं आपके पास पोर्ट ए से पोर्ट ई तक के लिए। लैचेस, एनीवन हैव एन आइडिया कि लैच क्यों यूज होते हैं? what is the application of latch? सर ये लैच मतलब चेन के लिए ना, एक लैच को दूसरे लैच से मतलब डेटा को चेन करने के लिए। करने के लिए दैट ट्रू, लेकिन क्या मतलब चेंज चेंज से मुराद क्या है? हाई या लो करने के लिए, इज दैट फाइन? The purpose of latch is basically to active high और active low the configuration, ठीक है। एक्टिव हाई का मतलब ये है कि लेट सपोज आउटपुट है आपके पास, आउटपुट को लैच कर दिया आपने, का मतलब ये है कि आपने ऑल द टाइम हाई प्रोवाइड करके छोड़ दिया उसे, ठीक है। इट मींस कि नाउ योर आईसी आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्ट इज हाई फॉर ऑल टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट पे अगर कोई आपने जीरो ग्राउंड एलईडी के साथ ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एलईडी लाइट अप हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी, ठीक है। तो लैच आर यूज फॉर लॉजिक हाई या लॉजिक लो लेवल। इससे होता ये है कि आपका आउटपुट जो है वो एनर्जाइज हो जाता है, थोड़ा सा एनर्जाइज या एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वो लैचेस बेसिकली आपके आईओ पोर्ट्स को यूज कर रहे होते हैं। और आईओ पोर्ट कौन सा, पोर्ट ए या बी या सी या डी या ई, ठीक है। किस पोर्ट को आपने हाई करना है या लो करना है, ठीक है। लो करने का मतलब ये है कि आपने अगर हाई इनपुट दिया है और एलईडी कनेक्ट की है, तो दैट पर्टिकुलर लैच इज एक्टिंग एज ए ग्राउंड, लो, ठीक है। तो हाई से एलईडी आएगा और फिर ग्राउंड जो है इसको मिल जाएगा लैच से, तो वो एलईडी जो है लाइट अप हो जाएगी। करते क्यों है? इट्स we do this technique for testing, इनिशियल टेस्टिंग के लिए कि आईसी ओके है कि नहीं है, ठीक है। रीसेट टेस्टिंग जो होती है ना, इसमें आईसी की पिन चेक कर रहे होते हैं, सारे पोर्ट फंक्शनल हैं, सारे पोर्ट में एनर्जी कोडिंग से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो टेस्टिंग के लिए हम लोग लैच यूज कर रहे होते हैं, या इन केस अगर वो पोर्ट हम यूज नहीं कर रहे फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक, जैसे पोर्ट ए यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग लैच करके ग्राउंड करके छोड़ देते हैं, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव एनी सप्लाई इन इट, ठीक है। तो हम लोग इस पोर्ट को इग्नोर या डोंट केयर करने के लिए भी हम लैच के फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं। Then we have some tris functions, ठीक है। tris A B C D E, tris basically यूज होता है इनपुट या आउटपुट डिक्लेरेशन के लिए। इन केस पोर्ट, एक सिंगल पोर्ट जो होता है, पोर्ट लेट्स सपोज 8 है, 8 पिन का ए पोर्ट है, ठीक है, 8 पिन का है, ठीक है। एक पोर्ट में 8 पिन होते हैं, बिकॉज ये 8 बिट का है ना। तो हर पिन बेसिकली बाई डायरेक्शन होती है, या तो वो इनपुट भी हो सकती है या तो आउटपुट भी हो सकती है, ठीक है, एट अ टाइम, एट द सेम टाइम। बट ट्रिस is used to declare specifically that either that particular pin is at input or output, ठीक है। You need to choose between them. अगर trace high है, it means that is that particular pin an output, ठीक है। अगर trace low है, it means that particular pin is an input, ठीक है। तो we need to decide कि trace की फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो trace की फंक्शनैलिटी क्या है? सर लो पे आउटपुट नहीं होता? लो पे आउटपुट होता है, वो आप लोग पढ़ चुके होंगे लैब में, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में जब हम न्यूमेरिक वो करेंगे कोई एग्जांपल, तो उसको देख रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों ने लैब में किया होगा, आप लोगों ने लैब में लो पे आउटपुट डिक्लेयर किया हुआ है, लैब में परफॉर्म किया है कोई टास्क? तो अभी ये सब चीजों की एप्लीकेशन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जस्ट एन आइडिया कि आप लोग इस फंक्शन समझ में आ जाए आपको कि ट्रेस का मतलब होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए, दैट्स इट, ठीक है। इन स्पेसिफिकली इनटू एग्जांपल वी गोना सी इनटू डिटेल फॉर फर्दर एग्जांपल जो अभी हम करने लगे, ठीक है। बट ये है कि उससे पहले आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब है क्या, ठीक है। ट्रेस इज बेसिकली डिक्लेरेशन फॉर इनपुट या आउटपुट, ताकि आपके पास ये जो पिन की डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई हो जाए, ठीक है। उसका टास्क बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अब वो कैसे करते हैं, उसकी लॉजिक क्या है, वो आपको एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी लेटर ऑन, ठीक है। PIE इज द प्रोग्रामेबल इंटरप्ट, ठीक है। IPR इंटरप्ट रजिस्टर है। ये आपके पास दो इंटरप्ट रजिस्टर्स हैं, 1 और 2, यूज होते हैं टू इंटरप्ट द कोड। ये इंटरप्ट का मतलब ये है कि जस्ट लाइक एन एक्सटर्नल, अगर आपने कोई इंटरप्ट प्रोवाइड किया हुआ है, तो मतलब कोड है किसी लूप में वर्क कर रहा है या किसी डिले के अंदर स्टक हुआ हुआ है, या लेट्स सपोज आपका जिस तरह समटाइम्स क्या होता है, लैपटॉप हैंग हो जाता है, सही है।
तो you need to provide some kind of external interrupt so that you can refresh or restore your ओरिजिनल सेटिंग, ठीक है। यानी कि आपके पास जो प्रोग्राम या कोड किसी लूप में या किसी टास्क में स्टक हुआ है, उससे आप किसी तरह से रिकवर कर सकें, आप अपने आप को थोड़ा सा लूप से बाहर आ सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इंटरप्ट्स यूज करते हैं। तो इंटरप्ट फंक्शन के लिए जो स्पेशल रजिस्टर्स हैं आपके पास, ये यहाँ पर अवेलेबल हैं। F90 हेक्साडेसिमल से F9D से F9F तक, ठीक है। तो ये इंटरप्ट के हैं, ये इंटरप्ट 1 है। Then you have some register for interrupt 2। फिर आपके पास कुछ ट्रांसमिशन एंड रिसीव के रजिस्टर्स हैं सीरियल कम्युनिकेशन में। TX, ठीक है, जो ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है, राइट। ट्रांसमिशन ट्रांसमिट कर रहा है डेटा को, और रिसीव RC रिसीव कर रहा है डेटा को, ठीक है। RC इज फॉर रिसीव, TX फॉर ट्रांसमिट, ठीक है। तो दोनों के मतलब ये आपके पास रजिस्टर्स होने चाहिए कि ट्रांसमिट क्या कर रहे हैं और रिसीव क्या कर रहे हैं, बिकॉज यू नो जब आप जो बहुत सीरियली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपको बॉड रेट बहुत फास्ट होता है, 9600 के हिसाब से आप डेटा की कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। देन यू नीड टू हैव सम स्टोरेज स्पेस जहां पर आपके पास वो चीज टेम्परली स्टोर हो और अपडेट हो रही हो, ठीक है। देन यू हैव सम टाइमर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। टाइमर 3 इधर है, टाइमर 2 समवेयर सपोज टू बी हियर, दिस इज टाइमर 1, ठीक है। टाइमर 1 की कॉन्फ़िगरेशन ये है, टाइमर 1, टाइमर, ये तीन जो इंफॉर्मेशन है, टाइमर लो, टाइमर हाई और टाइमर कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह टाइमर 2 इधर है, ठीक है। टाइमर 2 कंट्रोल इधर है, ये है आपके पास प्री स्केलर वैल्यू PR2, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है टाइमर 1 टाइमर 2 की यहाँ पर अवेलेबल है, सही है। और टाइमर 3 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारे रजिस्टर्स को हम एक्सेस कर रहे होंगे जब हम टाइमर यूज करते हैं, ठीक है। जब आगे हम टाइमर यूज करेंगे तो ये सारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर की जो मेमोरी स्पेस है उसको हम यूटिलाइज कर रहे होंगे इन आवर कोड, ठीक है। इसी तरह जिस तरह ये प्रोग्रामेबल क्या है, ये ट्रिस का कोड में हम यूज कर रहे होते हैं फंक्शंस, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इन आवर कोड, राइट। इसी तरह से और भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर, स्टेटस के पास, स्टेटस इज वेरी स्पेशल रजिस्टर, जो कि मैंने बताया था कि आपको डिक्लेयर करता है, ALU के साथ अटैच होता है। एक ये स्टेटस जो FD8 में है, एक FE8 है, ठीक है। एक FD8 है, एक FE8 है, वर्किंग रजिस्टर। ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। वर्किंग रजिस्टर FE8 और ये स्टेटस रजिस्टर FD8, ये दोनों इतने क्लोज हैं कि आपके पास वर्किंग रजिस्टर में अगर ALU कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का डेटा स्टोर होता है तो उसका जो रिजल्ट है, लॉजिकल रिजल्ट, चाहे वो आपके पास स्टेटस फॉर्म में हो, मिसाल के तौर पे 0 है रिजल्ट, या आपके पास ऐड का फंक्शन की वजह से आपके जो रिजल्ट के जो वो हैं क्या कहते हैं कैरी बिट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। कैरी बिट्स कौन से फेज में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके वर्किंग रजिस्टर से और स्टेटस रजिस्टर में अवेलेबल होती है, ठीक है। इसी तरह आपके पास इंटरप्ट कंट्रोल के और भी बिट्स हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। 2-3 बिट्स यहाँ पर हैं, और आपके पास कोई स्पेशल बी ब्रांचेस के BSR ब्रांच, B4 ब्रांच, ठीक है। तो वो BSR रजिस्टर्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इसके अलावा भी आपके पास रजिस्टर्स अवेलेबल हैं इन केस अगर आप यूज करना चाहें, ठीक है। PRODL PRODH ये रजिस्टर, और टेबल टेबल T, ठीक है। तो ये सारे जो रजिस्टर्स हैं ये यूज होते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। जब आप कोई फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं दो नंबर्स को, तो ALU जो रजिस्टर में जो स्टोर करता है डेटा, तो वो PROD L और PROD हाई में यूजुअली स्टोर करता है डेटा को, वर्किंग रजिस्टर में नहीं करता, ठीक है। मल्टीप्लाइड डेटा जो है वो आपके पास लो और हाई दो, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लाई करने से दो नंबर को, वो नंबर के रेंज बढ़ जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लेट्स से टू नंबर्स को ऐड करता हूँ, 128 प्लस 128 मल्टीप्लाई 128, तो रिजल्ट जो जनरेट होगा वो 256 से ग्रेटर होगा, मतलब ये 8 बिट में नहीं होगा, 16 बिट में होगा, ठीक है। तो 16 बिट में होगा तो डेफिनेटली यू विल रिक्वायर 2 सेगमेंट्स टू स्टोर दैट लार्ज नंबर, ठीक है। तो यानी कि अब 8 बिट का नंबर नहीं, 16 बिट का। तो लो हाई हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं, जहां पर भी आपको दिख रहा होता है टाइमर लो हाई, इसका मतलब वो नंबर लार्ज था, 8 बिट के रेंज में नहीं था। तो वी डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट सेगमेंट्स, इसमें आपके पास लोअर सेगमेंट इज कंसिस्ट ऑफ 8 बाइट and higher segment is consist of other 8 byte, so that together they make 16 byte location, 16 bit location actually, ठीक है। तो ये आपके पास 2 बाइट के मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो जाता है।
ठीक है। तो ये आपके पास अगेन 2 बाइट के आपके मेमोरी स्पेस ऑफ मल्टीप्लाई के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा भी आपके पास कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर्स कंसिस्ट होते हैं आपके रैम में। ठीक है, तो ये जस्ट ओवरव्यू था आपके रैम की। कुछ चीजें आप मेमोराइज कर लें तो अच्छा है। मिसाल के तौर पे ये सारी चीजें लोकेशन थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो ये वाला दो कॉलम है काफी इम्पोर्टेंट है। सीसीपी पिन आपके बहुत फंक्शन परफॉर्म करती है पीडब्ल्यूएम के लिए। ठीक है, तो पीडब्ल्यूएम पॉजिटिव मॉड्यूलेशन है। और एडीसी एडीसी लिखा हुआ भी है। एडीसी ऑन कैसे करना है, एडीसी के जितने बिट्स हैं उसकी कंट्रोल यहाँ से होती है। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली आप लोग परफॉर्म कर रहे होंगे इन योर कोड। ठीक है, जो कि हम करने लगे। ठीक है, अब कोडिंग कैसे होती है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अनदर न्यू फंक्शन व्हिच इज मूव डब्ल्यूएफ। ठीक है, मूव डब्ल्यूएफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है वर्किंग रजिस्टर में, ठीक है, उसको उठाकर वो किसी भी फाइल लोकेशन में प्लेस कर दे। ठीक है, मींस कि आपके वर्किंग रजिस्टर में जो डेटा पड़ा हुआ होगा, द लास्ट डेटा, उसको मूव करवा देगा वो किसी भी फाइल में। एंड दैट फाइल कैन बी द आउटपुट पोर्ट और योर मेमोरी स्पेस। ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आउटपुट पोर्ट में मूव कराने का तरीका ये है कि लेट्स सपोज आपने 55 हेक्साडेसिमल मूव कराया है वर्किंग रजिस्टर में, मूव एलडब्ल्यू के थ्रू। लिटरल वर्ड आपने वर्किंग रजिस्टर में मूव कराया तो वर्किंग रजिस्टर में 55 हेक्स क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। एंड नाउ योर वर्किंग रजिस्टर हैव द वैल्यू ऑफ 55 हेक्साडेसिमल इन बाइनरी नंबर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, मूव डब्ल्यू एफ ये वाला फंक्शन परफॉर्म किया तो होगा ये कि जो वर्किंग रजिस्टर में वैल्यू स्टोर थी विच इज 55 हेक्साडेसिमल, वो अब उसको लोड कर देगी इन पोर्ट बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है पोर्ट बी में 55 हेक्स लोड हो जाएगा। इसी तरह अगेन आपने ये फंक्शन टास्क टाइप किया है फॉर पोर्ट सी, तो ये पोर्ट सी में 55 हेक्स लोड हो जाएगा। एंड पोर्ट डी के लिए भी यही काम करेंगे तो पोर्ट डी में भी वही वर्किंग रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर था वो लोड हो जाएगा इनसाइड योर पोर्ट डी। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास जो पोर्ट के ऊपर जो आउटपुट पे अपेयर होंगे डेटा, वो आपके पास बाइनरी नंबर्स होंगे 55 के। ठीक है, बाइनरी नंबर 55 के क्या होते हैं, अगर आप कैलकुलेटर से करें तो यू विल गेट दिस वैल्यू 01 01 01 01। ठीक है, ये आपके पास 55 नंबर की बाइनरी कन्वर्ट। तो आपके पास आउटपुट पोर्ट पे, हर आउटपुट पोर्ट पे ए बी सी डी पे 01 01 01 01 आउटपुट लॉजिक आ रहे होंगे। तो वो आउटपुट लॉजिक को आप लोग किसी भी, अगर एलईडी मतलब 8 बिट की एलईडी अगर आप एलईडी बार पे लगाएंगे तो आपके पास एक एलईडी ऑफ होगी, दूसरी एलईडी ऑन होगी, तीसरी ऑफ होगी, चौथी ऑन होगी, पांचवी ऑफ होगी, छठी ऑन होगी, सातवीं ऑफ होगी, आठवीं ऑन होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस कोड को विजुअलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये वाला कोड भी है एक और, कि अगर हमने मूव कराया है 99 हेक्साडेसिमल इनटू वर्किंग रजिस्टर, वो लोड होने के बाद आपके पास मूव फाइल पे मूव करा रहे हैं। ठीक है, फाइल एड्रेस पे। अब फाइल एड्रेस क्या दे रहे हैं आपके 000 हेक्स। अब यहाँ पहले तो हमने पोर्ट लिखा हुआ था, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी। नाउ वी डोंट वांट के आपका जो 99 हेक्स है वो डिलीवर आउटपुट पे, वी जस्ट वांट के आपके पास जो वैल्यू 99 हेक्स है वो मूव हो जाए किसी भी रजिस्टर के मेमोरी एलिमेंट पे। ठीक है, तो विच लोकेशन इज 4। तो ये जो आपका फाइल की आप यहाँ पर वैल्यू लिख रहे होते हैं, वो फाइल की वैल्यू इस लोकेशन को कन्वर्ट कर रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे 0 है, इट मींस एड्रेस सपोज टू बी 0 एंड 0 पे आपने मूव किया 99, मींस कि आपके जो 0 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी 99 हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसी तरह आपने 1 पे भी मूव कर दिया, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, तो आपके पास हर एक एड्रेस पे 1 2 3 4 पे वैल्यू जो है वो 0 से अपडेट हो चुकी होगी 99 99 इन एवरी मेमोरी स्पेस। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। Okay, let's have a look in this example. This is very much very first example of your chapter number 2, which says that uh, इसको एग्जांपल में हो क्या रहा है, मूव किया आपने 99 हेक्साडेसिमल इनटू वर्किंग रजिस्टर। ठीक है, मूव एलडब्ल्यू मींस के लिटरल वैल्यू को आपने मूव किया है वर्क रजिस्टर पे। ठीक है, तो 99 अपडेट हो गया वर्किंग रजिस्टर पे। फिर आपने क्या किया कि मूव किया है डब्ल्यूएफ। डब्ल्यूएफ का मतलब ये है कि जो वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में थी उसको उठा के आपने
12 स्पेस पे मतलब 12 लोकेशन पे मेमोरी के स्टोर करा दिया। मींस आपके 12 लोकेशन पे अब 99 स्टोर हो चुका है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, मूव WF, आपने वर्क रजिस्टर की वैल्यू को अपडेट की है विद 85 हेक्साडेसिमल। अपडेट करने के बाद दोबारा मूव कराया है 13 लोकेशन पे, तो ये 85 जो है 13 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने वर्किंग रजिस्टर पे अपडेट किया वैल्यू 3F हेक्साडेसिमल, तो 3F जो है वो फिर आपने मूव करा दिया 14th लोकेशन पे। देन आपने क्या किया, अपडेट किया वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू को 63 एंड फिर 15 लोकेशन पे स्टोर करा दिया। ठीक है, मूव WF करके। फिर LW यानी लोड किया या लिटिल वर्ल्ड आपने स्टोर कराया वर्किंग रजिस्टर पे 12 और फिर इसको 16th लोकेशन पे स्टोर करा दिया 12 वैल्यू को। ठीक है, तो हुआ ये कि आपने हर एड्रेस को लोकेट किया है 12, 13, 14, 15, 16 और उस पर मूव कराया है आपने 99, 85, 3F, 63 और 12। ठीक है, ये सारे वन बाय वन आपने स्टोर कराया है। सो इवेंचुअली यू विल गेट दिस चार्ट जिसमें 12 लोकेशन पे 99 था, 13 लोकेशन पे 85 मूव हो गया, 14 लोकेशन पे 3F, 15 लोकेशन पे 63 और आपके पास 16 लोकेशन पे 12। ठीक है, ये इसका बेसिकली आपके पास एक चार्ट डेवलप हो जाएगा जिसमें मेमोरी एड्रेस के लोकेशन के साथ आपके डेटा विजुअलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो यू नो नाउ यू हैव द आइडिया इसी कोडिंग किस तरह से कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन की। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास। ये एग्जांपल कराने का मकसद ये होता है ताकि यू विल गेट अ प्रैक्टिस और यू नो गेट वेरी मच जो आपके पास मतलब फॉर्मल आपको पता चल जाए कि वाकई ही जो फंक्शन जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसके आउटपुट रिजल्ट किस तरह से होते हैं। बिकॉज कोड जो प्रोग्रामिंग करने का मकसद यही होता है कि बंदा जो है किसी टास्क को परफॉर्म करे सक्सेसफुली, राइट। सो वी जस्ट वांट के मेमोरी की लोकेशन के साथ कैसे मैनिपुलेशन की जा सकती है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है इन आवर कोडिंग, राइट, एडवांस कोडिंग में। तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तो ये बेसिक्स ही आपको डेवलप की जा रही है कि फॉर एग्जांपल वर्किंग रजिस्टर से हम फाइल रजिस्टर में डेटा मूव कराना है तो किस तरह करेंगे, फाइल रजिस्टर की वैल्यू अपडेट करना है तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सारी जो बातें हैं वो उसी कोड से आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मूव LW इज 22 मींस कि आपके पास वर्किंग रजिस्टर में 22 लोड हो गया एंड देन फाइल रजिस्टर पे ट्रांसफर कर दिया आपने 5 हेक्साडेसिमल स्पेस पे, 6 पे भी 7 पे भी। तो ये हुआ ये 22 तीन पोजीशन पे जाके स्टोर हो गया, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी। अब आपके पास एक और फंक्शन है जिसको कहते हैं ऐड वर्किंग फाइल, ऐड W फाइल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है 5F, ठीक है, वो क्या होगा, add W and location 5 will result in W register which is 44। तो जो लोकेशन 5 पे जो आपने बताया है, ठीक है, वो और आपके पास जो वैल्यू है 5, ठीक है, लोकेशन 5 और वैल्यू 5, उन दोनों को वो ऐड करेगा और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो स्टोर कर देगा वर्किंग रजिस्टर पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 22 था, 22 आपने स्टोर कराया हुआ था कहां पर, वर्किंग रजिस्टर पे। ठीक है, और 22 आपने स्टोर कराया हुआ था 5 पोजीशन पे भी। ठीक है, 5 पोजीशन जो मेमोरी लोकेशन के। अब आप क्या कर रहे हैं कि ऐड करा रहे हैं जो वर्किंग रजिस्टर पे है वो वैल्यू विच इज 22 और 5 फाइल रजिस्टर पे वो जो 5 मेमोरी 5 लोकेशन पे अवेलेबल है विच वाज 22 एज वेल, बिकॉज हम 22 ही मूव कराया था यहाँ पर। ठीक है, तो 22 प्लस 22 गिव यू 44। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो इन दोनों का सबमिशन, जो इन दोनों का सबमिशन जो होगा वो रिजल्ट आपके पास अपडेट हो जाएगा वर्किंग रजिस्टर पे। ठीक है, तो वर्किंग रजिस्टर पे वैल्यू अपडेट हो गया 44। अच्छा, अब क्या किया आपने, ऐड किया WF 66 हेक्स पे। तो चूंकि वर्किंग रजिस्टर पे वैल्यू अपडेट हो चुका था, नाउ 44 वो ऐड करेगा 6 हेक्स के नंबर के साथ। 6 हेक्स के लोकेशन पे जो नंबर था वो था 22, चूंकि आपने स्टार्टिंग पे 22 इसमें लोड कराया था। तो 22 इसमें लोड कराने की वजह से 22 प्लस 44 जो कि यहाँ से जनरेट हुआ है वो 44 वर्किंग रजिस्टर में अवेलेबल है। 44 प्लस 22 गिव यू 66। तो 66 हेक्साडेसिमल जो है वो स्टोर हो जाएगा आपके वर्किंग रजिस्टर में, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया, अगेन आपने 7 लोकेशन पे ये वाला उस पे 22 आपने क्या किया है, ऐड कराया है, मींस कि आपके पास 66 जो था उसमें 22 ऐड हो जाएगा।
तो इट गिव यू 88 इन हेक्साडेसिमल। तो ये फ्लो होता है आपके कोड का, और ये जो टास्क है, ये जो फंक्शन है, इसको परफॉर्म करके आप कोई भी टास्क, डिजायर्ड टास्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल कोडिंग है असेंबली लैंग्वेज की, जो कि आप लोग टाइम बाय टाइम समझ रहे होगे। ठीक है, ये अगेन यही चीज दोबारा रिपीट कर रहे हैं आपको। 44 66 ये एग्जांपल आपको दोबारा बताया गया है इन मोर इलैबोरेटेड फॉर्म, सो दैट यू कैन मोर अंडरस्टैंड, जो कि मैंने आपको इजीली इसको समझा दिया हुआ है। ठीक है, अगेन आपके पास यही एग्जांपल की रिपीटेशन है विद डिफरेंट नंबर्स। यानी मूव LW0 0 मूव कराया है और 0 मूव करा दिया 12 लोकेशन पे। ठीक है, एंड देन मूव कराया है LW, यानी कि आपने 22 मूव कराया है वर्किंग रजिस्टर पे, और उसको ऐड कर दिया 12 के साथ। 12 पे क्या था 0, तो 12 ही आएगा। ठीक है, फिर क्या ऐड उस पे 12 पे 12 ऐड कर दिया, मतलब 24 पे 36, फिर अगेन 12 ऐड किया दिया, फिर 12 ऐड कर दिया तो 48। तो ये 12 के बेसिकली आपके पास वो बन जाएंगे, टेबल बन जाएगा। 12 में 12 टू 24, 33 36, 24 48 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो उसी वर्किंग रजिस्टर के ऊपर वैल्यू की अपडेट हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। देन यू हैव दिस एग्जांपल, जिसमें आपके पास ये बताया हुआ है कि 0 मूव किया है वर्किंग रजिस्टर पे। अगेन ये वही चीज है जो इसकी रिपीट की है इसके सॉल्यूशन बताने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 12 22 से लेकर 88। ठीक है, 12 4 जा 88, तो वो टोटल आपके पास जो है वो ऐड होके आपके पास वैल्यू जो आ रही होगी उसको यहाँ पर। अच्छा, ये इसने 22 हेक्स पे मूव कराया है। देखिए 22 मूव कराया है इसने, अलग वैल्यू थोड़ी सी ली है। 22 अगेन आपने इसको वर्किंग रजिस्टर पे मूव करा के फिर उसने ऐड कराया है, तो 22 पे 12 ऐड होगा। ठीक है, तो इनिशियली आपके पास क्या था 0, सॉरी 22 पे 0, पहले 22 है। ठीक है, एंड देन उसके वैल्यू क्या होगा 22 के साथ अगेन 22 ऐड होगी तो 44 हो जाएगा। तो 22 के साथ अगेन 22 ऐड होगा तो 66 हो जाएगा। 22 के साथ अगेन 22 ऐड हो जाएगा तो 88 हो जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको 22 को ऐड कराने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है सबको? सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछो। सर आपने मतलब ये वाली एग्जांपल करवाई है जब आपने मतलब जो अभी 2.3 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, हम्म, तो सर इसके आगे कॉमा के आगे ना फोर्थ लाइन में W लिखा हुआ है, और उस लास्ट एग्जांपल में जो आपने करवाया था तो F लिखा हुआ था। सर इनका काइंडली मतलब समझा दीजिएगा कि क्या हाँ होगा। दैट्स नाइस। ठीक है, चलो ये अच्छा है। सो होता ये है कि ये फाइल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये फाइल वैल्यूज के लिए आपने यहाँ पर F मीन फाइल, ठीक है, और W मीन वर्क। ठीक है, तो हो ये रहा है कि बेसिकली ये आपके पास ऐड होके वर्किंग रजिस्टर में वैल्यू स्टोर हो रहा है, और दूसरा ये वाला फाइल रजिस्टर पे वैल्यू स्टोर हो रहा है। बट असेंबली लैंग्वेज में, जिस तरह ये असेंबली लैंग्वेज गिवन है, थोड़ा मतलब आप जो कंपाइलर यूज करते हैं एमपी लैब, ठीक है, एमपी लैब यूज किया आपने? एमपी लैब माइक्रो कंट्रोलर के कंपाइलर लैब में आप लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो एमपी लैब में बेसिकली आपके पास ये W और F लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये अंडरस्टूड सी बात है, अंडरस्टूड दिस वेरी मच क्लियर, कि अगर मैं ऐड WF लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो वैल्यू वर्किंग रजिस्टर पे है वो, और वो वैल्यू जो फाइल रजिस्टर के लोकेशन नंबर 12 पे है, वो वैल्यू अपडेट होके वर्किंग रजिस्टर पे ही जाएगी W। ठीक है, वो वैल्यू अपडेट होके वर्किंग रजिस्टर पे ही जानी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो वैल्यू मेरी 12 लोकेशन में है, वो और वैल्यू जो अपडेट हो चुकी है वर्किंग रजिस्टर की, ठीक है, वो वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू जो ऐड हो गई है, वो रिजल्ट जो जनरेट होगा अगेन वो आपके पास वर्किंग रजिस्टर पे ही अपडेट होगा। ठीक है, तो मतलब ये अंडरस्टूड सी बात है, कंपाइलर को पता होता है, और आप लोगों की जो मतलब नॉलेज भी है कि ऐड WF मतलब ये है कि वर्किंग रजिस्टर और फाइल रजिस्टर दो डेटा है, वर्क रजिस्टर फाइल रजिस्टर। ठीक है, फाइल रजिस्टर कौन सा 12 हेक्साडेसिमल, वर्क रजिस्टर कौन सा एक ही वर्क रजिस्टर है। उन दोनों में जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड कर दो, उन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर होना चाहिए वर्क रजिस्टर पे, वर्क रजिस्टर ये वाला। ठीक है, तो वर्क रजिस्टर पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी।
वो जो आप MP लैब पे रन करके भी देख सकते हो। तो यू डोंट रिक्वायर टू यूज दीज वर्ड्स, ठीक है, आपको इस कीवर्ड की अननेसेसरीली जरूरत नहीं है। लिख भी दें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट विल वर्क द सेम वे। लेकिन मॉडर्न कंपाइलर्स में दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड, ठीक है, तो इसमें हमें कॉमा डाल के एफ वगैरह या डब्ल्यू वगैरह लिखने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेट एड WF लिखते हैं 12, तो वो वैल्यू 12 जो है वो आपके पास वर्किंग रजिस्टर पे ही स्टोर होगी। एफ लिखने का मतलब ये है कि वो एफ पे स्टोर हो जाएगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो एफ पे वैल्यू अपडेट हो। मोर 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 ऑफ्टन हम नहीं चाहते कि वो फाइल रजिस्टर पे वैल्यू अपडेट हो, ठीक है, मोर ऑफ्टन, बिकॉज फाइल रजिस्टर में मेमोरी जो होते हैं वो मतलब इतने ज्यादा वेरी नहीं करने चाहिए होता। वर्किंग रजिस्टर के लिए हम यूज करते हैं डेटा वो फ्रीक्वेंटली वेरी हो। अब इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूं आपको, ये फिगर से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा शायद। देखें, आपके पास ALU है, एक ALU से अटैच, ये हम पहले देख चुके हैं फिगर बाय द वे। तो ALU से अटैच है वर्किंग रजिस्टर, ठीक है, तो इट मींस कि आपको डेटा की अपडेट करने के लिए जो क्लोजेस्ट एलिमेंट है दिस इज द वर्क रजिस्टर। तो आपके जो वैल्यू अपडेट होने के लिए जो मोर सेंसिटिव रजिस्टर होना चाहिए वो वर्किंग रजिस्टर होता है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, ठीक है, दैट्स सपोज्ड टू बी वर्क रजिस्टर टेक्निकली, ठीक है। Then you other register is called special purpose register, special function register and general function register। 000 से लेकर FFF तक स्पेस अवेलेबल होता है, although अवेलेबल होता है, but that is used for storage purpose, storage मतलब परमानेंट स्टोरेज के लिए। तो वो इसमें वैल्यू अपडेट करना या कीप डूइंग अपडेट करना हर फाइल को मल्टीपल टाइम्स इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग अपडेट इतने ज्यादा नहीं कर रहे होते, वैल्यू अपडेट इसी फंक्शन में कर रहे होते हैं। और ये काम करने के लिए यू डोंट रिक्वायर टू यूज दिस F और W अल्फाबेटिक फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके पास अगर ऐड WF कर देंगे यू विल गेट दी दिस टास्क डन, ठीक है। देन यू हैव सम मल्टीप्लेक्सर जो कि डिसाइड करेगा कि इनपुट लिटिल वर्ड से लेना है या फाइल रजिस्टर से लेना है। फाइल रजिस्टर से अगर इनपुट लेना है तो डेफिनेटली वो WF के कमांड्स होंगे, और अगर इनपुट से लेना है डेटा तो LW के कमांड्स होंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली आप लोग इस कोड से देख सकते हो, ठीक है। समझ में आई? आंसर मिला आपको? कौन पूछ रहा था आंसर? ये सर एक बात तो क्लियर हो गई, बट सर अगर हम डिफॉल्टेड वैल्यू जैसे आप बता रहे थे कि अगर हम उसकी लोकेशन को ये ना बताएं कि उसको वर्क रजिस्टर W या F ना लिखें प्रोग्राम में, तो वो डिफॉल्टेड वैल्यू क्या होगी? मतलब अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो वर्किंग रजिस्टर में जाएगी, अगर हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया तो वो जस्ट उसके अंदर चली जाएगी फाइल फाइल रजिस्टर। रजिस्टर में, दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही कहा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो वर्क रजिस्टर में जाएगी, और अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया तो वो फाइल रजिस्टर में वैल्यू अपलोड होगी, दैट्स ट्रू। एंड सर फिर उनकी उनके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो किस तरह से होंगे? मतलब अगर मुझे सर वर्किंग सर फिर हम रजिस्टर में मूव वैल्यू ये पड़ी है यूज और करते मैंने हैं। उसको फाइल रजिस्टर की वैल्यू से एडअप करना है, तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस होगा? हाँ, अगेन द सेम वे, इस पिक्चर को देखेंगे आप तो होगा यही कि आप लोग ने यहाँ से आप डिसाइड कर रहे होते हैं वही कि फाइल रजिस्टर में स्टोर होगा इधर या वर्क रजिस्टर में डेटा स्टोर होगा, ठीक है। यूजुअली हम प्रेफर करते हैं वर्क रजिस्टर में टेम्परेरी डेटा स्टोर हो, लेकिन अगर कोई परमानेंट डेटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो वी प्रेफर कि आप फाइल रजिस्टर में डेटा स्टोर हो। और फाइल रजिस्टर में डेटा अपडेट करना है तो अगेन आप फाइल रजिस्टर से डेटा को बुलवाएंगे, ठीक है। एक और फंक्शन यूज होता है कॉल WF, ठीक है। तो आप वो या कॉल या दूसरे फंक्शंस यूज करेंगे ताकि आप उस फाइल रजिस्टर में जो इस मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है, FF कहते हैं, ठीक है, मूव FF या ऐड FF, ठीक है, ऐड फाइल टू फाइल या मूव फाइल टू फाइल, कॉल फंक्शन भी हो सकते हैं, फाइल टू फाइल रजिस्टर भी हो सकते हैं। तो ये WF हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्किंग रजिस्टर और फाइल के दरमियान हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर फाइल टू फाइल मैनिपुलेशन करना है तो जस्ट राइट ऐड FF, ठीक है। तो वो क्या होगा, फाइल टू फाइल आपके पास इन दोनों की वैल्यूज यहाँ लिख देंगे। 12 हेक्साडेसिमल फाइल लोकेशन है और दूसरा लेट्स सपोज 13 हेक्साडेसिमल है, तो 12 और 13 के दरमियान जो डेटा होगा उन दोनों को वो पकड़ के ऐड कर देगा, ठीक है। तो वो हम आगे जिस तरह मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर कहीं गिवन भी हो शायद टेबल में ऐड वर्किंग रजिस्टर है, ये सब वर्किंग रजिस्टर के साथ आपके मैनिपुलेशन है। ऐड वर्किंग रजिस्टर टू एंड फाइल, ऐड वर्किंग रजिस्टर एंड विद कैरी, ठीक है, ठीक है। एंड करने का फंक्शन भी है, और करने और के लिए और डायरेक्टली नहीं लिखते,
आई और लिखते हैं, ठीक है, आई और WF। सब्ट्रैक्ट करेंगे वर्किंग रजिस्टर विद बोरो बी, सब्ट्रैक्ट करने के लिए SUB WF सब्ट्रैक्ट वर्किंग रजिस्टर फाइल, और ये आपके पास सब्ट्रैक्ट वर्किंग रजिस्टर एक्सॉर करना है तो आपके पास एक्सक्लूसिव XOR गेट है, ठीक है। आई थिंक फाइल टू फाइल इसने प्रोसेसिंग अभी नहीं डिस्क्राइब की हुई, लेकिन जैसे आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि फाइल टू फाइल एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यस सर, उसी लिए पूछा था कि श्योर, वो किस बस तरह होगा। आप इसको नोटिस में लेटर ऑन कर लेंगे। जरूर इंशाल्लाह, टेंशन नहीं है। तो वी हैव दिस टेबल जिसमें आप लोगों के पास काफी सारे फंक्शंस हैं जिसके आप डिटेल्स देख सकते हैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट टू यू। इसको आप देख लेना, टेबल 2.3, ठीक है। सो एक मेकअप क्लास वैसे मैंने करनी है, सो मैं उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा, बट टुडे राइट योर नेम एंड अटेंडेंस ऑन द कमेंट ताकि हम लोग आज की अटेंडेंस मार्क कर सकें, राइट। देन वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन नेक्स्ट क्लास। सर गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस लगा दी है यहीं पे ही? गूगल क्लासरूम पे लगा दें तो अच्छा है, कमेंट के सेक्शन पे, राइट। ठीक, ये रहा आपका मूव WFF, ठीक है, ये हम लोग देखने लगे फाइल टू फाइल, ठीक है। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, तो वो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है जी। सर जो क्विज वगैरह होगा वो एज नेक्स्ट क्या वीक, नाम है नेक्स्ट वीक उसका, मंडे को डिस्कस करूंगा, मंडे को डिस्कस करता हूँ ये, ठीक है। MCQs ही होंगे ना सर नहीं इतने? नहीं नहीं नहीं, आपको अपलोड करने का टाइम दिया जाएगा, आप उसमें अपलोड करेंगे।